चैप्टर नंबर 2 की उम्मीद करता हूं टाइमलाइन याद होगी आपको, 1950 से लेकर 1990, यानी फाइनली आजाद हो गए हम, है ना। तो हाँ, आजाद हो गए। तो चैप्टर नंबर 2 1950 से 1990, तो आजाद हो गए हम। और जैसे ही आजाद हुए तो सबसे पहला टारगेट हमारी इकोनॉमी के सामने यही था कि हमारी इकोनॉमी का एक सिस्टम बनाना है। यही कारण है कि शुरुआत ही किस चीज से की थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिस चीज को लागू कर दिया गया 1949 में, और तभी से ही हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लान नाम का सिस्टम क्रिएट किया। 1950 के अंदर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, जिसका नाम भी उम्मीद करता हूं सभी ही जानते हैं, प्लानिंग कमीशन। तो कंट्री आजाद हुई, सबसे पहले प्लानिंग की नीड थी। तो 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, और सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956। और ऑब्वियसली हमारी कंट्री का मेजर प्रोफेशन क्या था, एग्रीकल्चर। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं, सबसे पहले इन लोगों ने भी फोकस किसके ऊपर किया होगा, एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेसिकली किसके ऊपर फोकस था, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर। हालांकि जैसे जैसे एग्रीकल्चर में थोड़ी बहुत इनोवेशन आनी शुरू हुई, महसूस हुआ क्या प्लानिंग कमीशन को कि खाली एग्रीकल्चर से तो काम नहीं चलने वाला है, तो हमें इंडस्ट्रीज को भी ग्रो करना पड़ेगा। यही कारण है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया, जो शुरू कब हुआ होगा, जब पहले वाला खत्म हुआ होगा। और पहले वाला कब खत्म हुआ होगा, 1951 से शुरू, 1956 पर खत्म। तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया, और जो कि इंडस्ट्री के ऊपर फोकस था। उसके अंदर मैक्सिमम जितनी भी सारी सारी बातें बोली गई, वो इंडस्ट्री को लेके बोली गई। अब सबसे पहले आपके सिलेबस के अंदर यही सारी की सारी बातें हैं, जो ये 5 ईयर प्लान है, इनके गोल्स क्या क्या होते हैं, इनको समझना एक बात। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनके रिलेवेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पहले जरा समझने की बात कर लेते हैं। ग्रोथ, जिसका की टारगेट है जीडीपी को टाइम के साथ में ग्रो करना। और जीडीपी कैसे ग्रो होगी, ऑब्वियसली जब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज काम करेंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में काम करेंगे, तो जीडीपी को ग्रो करना ग्रोथ नाम का हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। मॉडर्नाइजेशन, जहां हम नई टेक्नोलॉजी और सामाजिक आउटलुक, सोशल आउटलुक, जैसे उस दौरान तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन जो आज की डेट में भी काफी ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कास्ट की बातें कि बड़ी जात का है तू तो ऐसे करके, तो उस दौरान तो बेसिकली काफी ज्यादा थी ये वाली बातें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के दौरान ये भी एक नजरिया था कि सोशल आउटलुक, लोगों के जो देखने का नजरिया होता है, इसको भी बदलाव करना पड़ेगा। और क्या सरकार ने इस दिशा में काम किया, ऑब्वियसली किया, तभी तो आज की डेट में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज हम आज की डेट में देख सकते हैं। खैर, सेल्फ रिलायंस, यानी कि ऑब्वियसली एक जमाने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम उसके ऊपर निर्भर हुए थे, डिपेंड हुए थे। यही कारण था कि 200-250 साल लग गई वाट अपनी। तो आगे चलकर जैसे ही हम आजाद हुए, तो सबसे पहला एक मेन टारगेट ये भी रहा कि नहीं, अब नहीं, अब जो भी करेंगे खुद से करेंगे, अच्छा करेंगे बेकार करेंगे, जो भी करेंगे खुद से करेंगे, तो सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो टू मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। और ऑब्वियसली ये सेल्फ रिलायंट वाला ही ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किसकी मदद से काफी हद तक अचीव भी कर लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन। काफी हद ये तो जानते ही हम, चैप्टर नंबर 2 में हम इसकी बातें करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले काफी हद तक डर था, और कुछ हद तक ऐसे हालात भी थे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी, खाने की कमी बहुत ज्यादा थी। हमें खाने पीने की वस्तुएं भी जो आज की डेट में तो हमारे पास इतनी ज्यादा होती हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जमाना, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले का जमाना तो वो था जब हमारे पास में खाने की भी कमी, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बाद में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, हमें किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ा, स्पेशली फूड ग्रेन्स के मामले में। तो इसके अलावा इक्विटी, सभी एक बराबर, यानी यहां हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दोनों की बातें करते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन कम करने की कोशिश रखी जाए। तो देखो, ये 4 गोल्स का मतलब तो आपको ऑब्वियसली समझना ही समझना है। और अगर पेपर के हिसाब से बात करूं कि किस गोल के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान दे देना चाहिए, तो ये पूछो किसके ऊपर नहीं देना चाहिए, सबके ऊपर देना है। पेपर में आमतौर पर कोई भी स्पेसिफिकली आ जाता है कि मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करो, या सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करो, या ग्रोथ को एक्सप्लेन करो, तो वैसे तो मेरे हिसाब से सबको के ऊपर ध्यान देना ही देना है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर हम 2 गोल्स को एक साथ डिफाइन करते हैं, ग्रोथ विद इक्विटी। तो भाई इसको तो जरूर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे तो सभी के सभी गोल्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर सारे गोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए कभी भी नहीं आने वाला, कोई एक गोल एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करो या मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करो, ऐसे करके। ग्रोथ विद इक्विटी एक ये क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हो जरूर। देन इसके बाद में यहाँ इस चैप्टर के अंदर भी 3 हिस्सों में ही बातें होंगी, जैसे लास्ट चैप्टर के अंदर 3 हिस्सों में बातें हुई थी। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रियल, उसके बाद फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो यहां पर भी इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर। तो शुरुआत में एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे, ऑब्वियसली काफी ज्यादा कमजोर थे हम, लो प्रोडक्टिविटी लेवल थे, अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे ये सब कुछ। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही उगाना, उतना ही प्रोड्यूस करना जितना खुद के कंजम्पशन के लिए काफी हो। अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, बुरी बात है।
होना तो क्या चाहिए, सबसिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर करना तो क्या चाहिए, कमर्शियलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे तरीकों के साथ फार्मिंग की जाए जिससे कि कम से कम इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ जाए कि आपके खुद के कंजम्पशन के लिए तो काफी हो ही हो, साथ ही साथ आपके पास मार्केटेबल सरप्लस भी बच जाए। ये वर्ड जो कि मार्केटेबल सरप्लस है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपके सेल्फ कंजम्पशन के बाद में ऐसा सरप्लस, ऐसा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस आपके पास में बच जाए जिसे आप मार्केट में बेच सको। तो मार्केटेबल सरप्लस बच जाए जिसको कि आप मार्केट में बेच सको, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कोई अच्छी बातें नहीं है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में हम काम किया करते थे। जो लैंडलॉर्ड थे, कौन थे लैंडलॉर्ड, जमींदार, जो कि अंग्रेजों के जमाने में काफी सारे लोगों की जमीनों पे कब्जा करके बैठ गए थे। और इवन किन लोगों की जमीनों पे कब्जा करके बैठ गए थे, जो ओरिजिनली फार्मर थे, लेकिन लगान पे डिफॉल्ट की वजह से उन्होंने अपनी जमीनें खो दी थी। और किन के नाम पर हो गई थी वो जमीनें, लैंडलॉर्ड के नाम पर। और बाद में वही फार्मर जिनकी वो जमीनें हुआ करती थी, वो एज अ मजदूर के तौर पर उन्हीं जमीनों के ऊपर काम किया करते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट रहते थे अक्सर किन के, टीनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में। ये टीनेंट्स क्या हैं, टीनेंट्स बेसिकली मजदूर, टेक्निकली वो मजदूर नहीं थे, टेक्निकली वो उन्हीं जमीनों के मालिक ही थे एक जमाने पहले, कब, अंग्रेजों के जमाने के दौरान। लेकिन लगान पे डिफॉल्ट की वजह से उनसे उनकी जमीनें छिन गई थी, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा करते थे। और ऑब्वियसली बाद में सरकार ने कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी कर दिए, क्या खत्म करके, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा खत्म करके। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते भी हैं कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर ये जमींदारी सिस्टम, यानी ये जो इंटरमीडियरीज हैं, ये जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हटा के खत्म कर दिया सरकार ने। ऑब्वियसली शुरुआत में तो आज के वक्त में जो फार्मर्स होते हैं वो रेनफॉल के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते, लेकिन उस दौरान क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आउटडेटेड थी तो बहुत ज्यादा हाई डिपेंडेंसी थी रेनफॉल के ऊपर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जितना लोगों की जरूरत हो उससे ज्यादा लोग काम किया करते थे एक पर्टिकुलर खेत के ऊपर। तो ऐसे करके एग्रीकल्चर के हालात थे। लेकिन ये कंटेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कंटेंट तो आगे शुरू होता है, जो होता है ये लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म जो कि आपके दो हिस्सों के अंदर हैं। पहला, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और दूसरा लैंड सीलिंग। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ये जमींदार लोग काफी सारे फार्मर्स की जमीन हड़प के अपने नाम पर करके बैठे हुए थे। तो सबसे ज्यादा जरूरत थी इन इंटरमीडियरी, यानी इन जमींदारों को ही फिनिश करने की, मतलब जमींदारी सिस्टम को फिनिश करने की, लोगों को नहीं, है ना। तो जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की, तो उस सिस्टम को खत्म किया गया। और फिर भी स्टिल अगर किसी ने फिर भी जैसे तैसे, जिस लॉ के अंदर लूप होल निकाल लिए जाते हैं, कमियां निकाल कर फायदा निकाल लिया जाता है, तो फिर भी अगर कुछ जमींदार लोग फिर भी बच के अगर निकल जाएं और अपने नाम पर जमीनें रखें, तो फिर बाद में सरकार लैंड सीलिंग नाम का लैंड रिफॉर्म लेके आई थी। लैंड सीलिंग जिसके अंदर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है लैंड सीलिंग, हाँ, एक लिमिट तक की, कि एक मैक्सिमम लिमिट कि बस इतनी ही जमीनें आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास में इससे ज्यादा जमीनें हैं तो हम ले लेंगे, हम कैप्चर कर लेंगे, हम फॉरफिट कर लेंगे, और उसके बाद में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वैसे तो उसके बाद क्या करना है वो हमें ही सोचना है, हम तो सबसे पहले कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद में हालांकि कुछ तो गड़बड़ की होगी सरकार ने, बड़ी इज्जत से अच्छे तरीके से, ऐसे तो नहीं बांट दी होगी सारी की सारी गरीबों में, बांटी तो थी, लेकिन सारा कुछ ईमानदारी से सरकार करे ऐसा तो नहीं हो सकता। बट ठीक है, कंसेप्ट तो यही था कि जिसके पास में भी एक्स्ट्रा लैंड होगी तो उसके फॉरफिट करने के बाद में पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स के बीच में बांट दी जाएगी। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास में खुद की जमीनें नहीं है, उनके बीच में बांट दी जाएगी। क्या फॉरफिट करते वक्त, क्या कब्जा करते वक्त, क्या सरकार कुछ देती होगी या नहीं भाई साहब, क्यों नहीं, ऐसे तो लोग मानेंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली कंपनसेशन तो पे किया ही जाता होगा। और इवन आप लोग, और खास तौर से जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जिनके पेरेंट्स कभी किसी जमाने में थे, तो उनसे पूछ सकते हैं, उनकी हिस्टोरिकली अपने जमाने के दिनों में हुई होगी चकबंदी, हिंदी में चकबंदी कहते हैं इसे, लैंड सीलिंग, वो बताएंगे आपको। कभी पूछना तसल्ली में क्या हुआ था चकबंदी में, लैंड सीलिंग में हुआ था यही, जबरदस्ती सरकार ने जमीनें दे दो, ऐसे करे गांव वाले। क्यों यहाँ मतलब क्या, मतलब किसी के ही पेरेंट्स की किसी की हिस्ट्री है ही नहीं एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, नहीं है गांव में ही चकबंदी कहते हैं। हाँ, यहाँ पे तो कुछ लोगों को पता होता है और कुछ को नहीं, किसी को तो पता ही नहीं होता, और बाकी वरना लैंड सीलिंग। ठीक है जी, चलो खैर छोड़ देते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक ये चीज, इसके अलावा 1960s के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका मतलब भी हम लोग जानते हैं HYV सीड्स का इस्तेमाल कर कर काफी ज्यादा पैदावार को बढ़ाना, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसकी मदद से ही सेल्फ रिलायंट नाम का गोल हमने अचीव किया। जहां HYV सीड जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, और कॉस्टली होने की वजह से ही
कॉस्टली होने की वजह से ही सरकार ने इनिशियल फेज में इनके ऊपर सब्सिडी दी, जिससे कि जो पुअर फार्मर्स हैं वो भी इनको अफोर्ड कर पाए। हालांकि टाइम के साथ में जो सब्सिडी है वो एक डिबेटेबल मुद्दा बन गया कि सब्सिडी आगे कंटिन्यू रखी जाए या ना रखी जाए। लेकिन सब्सिडी और फ्री बीज जो बोलते हैं ना, फ्री बीज, वो एक ऐसी चीजें होती है कि एक बार अगर आपने दे दी तो बस लग गई मुंह वो, तो अब बाद में उनको विड्रॉल आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोगों को एक बार दे दी तो विड्रॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम। तो बेसिकली इसके फेवर में भी कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई एग्रीकल्चर रिस्की प्रोफेशन है, पुअर फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाते तो इसलिए सब्सिडी दे जानी चाहिए। अगेंस्ट में भी कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हैं कि सब्सिडी तो शुरुआत में दी गई थी जिससे कि वो अफोर्ड कर सके, बाद में अफोर्ड करके खरीद कर पैदावार बढ़ा के इनकम तो कमा ली ना, तो बाद में हटाओ सब्सिडी को। तो अगेंस्ट में भी कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स है, फेवर में भी है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी जरूर पढ़ लीजिएगा आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला 5 ईयर प्लान तो एग्रीकल्चर पे फोकस था, लेकिन जो दूसरा 5 ईयर प्लान था जो आया कब था, 1956 में, जो ऑब्वियसली खत्म हुआ होगा कब, 1961 में। तो एक आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, 1956। हालांकि एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार आईपीआर मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, सबसे पहली बार आईपीआर कब आया था, तो आजादी के तुरंत बाद आया था, 1948 में आया था। लेकिन वो आईपीआर, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था आनन फानन में एकदम से, क्योंकि तभी तो हम आजाद हुए थे, तो जिस कारण से उसके अंदर ज्यादा बातें नहीं बोल पाए थे हम। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर तो हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, तो तब भी कुछ बातें नहीं बोल पाए। बाद में मिला मौका सरकार को कब, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर 1956 के अंदर, तो तब सारी कसर निकाल ली सरकार ने। क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर ही ये जो हम बातें पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहां सरकार का मेन उद्देश्य क्या था, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना या डिस्करेज करना। जैसे आज के वक्त में तो ऑब्वियसली सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर और आगे आए, प्राइवेट सेक्टर खूब ग्रूम करे, लेकिन उस वक्त तो बेसिकली ऐसा नहीं था। उस दौरान तो हम लोग वैसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी वो बैंड बजा के गई थी, तो हम लोग यही चाहते थे कि प्राइवेट जो कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा ना बढ़े, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा नीचे दबके ही रहे, बल्कि कंट्री की वेलफेयर अगर हमें करनी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर बहुत ज्यादा आपका प्रमोट हो, तो वही ये सब कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव अटेन करेगा। तो कुछ इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ली गई, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर वालों का बिजनेस करना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाए। शेड्यूल ए के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली बोल दिया कि भैया उनको तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट, दैट मींस गवर्नमेंट ही ओन करेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला इसमें हाथ भी नहीं लगाएगा। शेड्यूल बी के अंदर कुछ 12 इंडस्ट्री रिजर्व कर दी गई जो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन रहेंगी। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन का मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, यानी दोनों सेक्टर मिलकर ही काम करेंगे, अकेला प्राइवेट काम नहीं कर सकता बिल्कुल भी। शेड्यूल सी के अंदर बोल दिया गया रिमेनिंग इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर्स के लिए अलाउड है, लेकिन ध्यान रखिएगा उस जमाने में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज यहीं कवर हो गई थी, तो वहां पर तो बहुत कम इंडस्ट्रीज बची थी जो प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउड थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जैसी बात बोल दी गई। क्या लाइसेंसिंग आज भी लेनी पड़ती है या नहीं, यानी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, हाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट आज के वक्त की लाइसेंसिंग कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जैसी रिजिड लाइसेंसिंग नहीं है, डिफिकल्ट लाइसेंसिंग नहीं है। ये तो बेसिकली वो वाला वक्त था जब आपको लाइसेंस लेने के लिए बहुत जद्दोजहद उठानी पड़ती थी, ऑब्वियसली डिजिटलाइजेशन तो था ही नहीं, और सरकारी बाबुओं से लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा टेक्निकल टास्क हुआ करता था, पैसा तो ऑब्वियसली खिलाना ही पड़ता था, फिर भी नहीं मिल पाता था। और दूसरी बात तो हर दूसरे काम के लिए तो लाइसेंस मांगते थे वो। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री डालनी है लाइसेंस चाहिए, एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करना है तो लाइसेंस चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी आप 10 प्रोडक्ट बनाते हो, अगर आपको 11वां प्रोडक्ट ऐड करना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस नहीं देगी सरकार जल्दी से। बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए थे। इवन इसी कारण से इस पर्टिकुलर जमाने को, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर का टाइम पीरियड है 1950 से 1990, इसको हम लाइसेंस राज नाम से भी पुकार करते थे। जब एमसीक्यू कर रहे थे तब ये आया भी था बीच में एक बार। खैर, इसके अलावा जैसा कि हम कहते हैं कि उस दौरान हमारा मेन उद्देश्य था क्या, तो हम चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर का रोल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर का ही रोल क्यों ज्यादा बोला गया था इस प्लानिंग पीरियड के दौरान। तो पहला कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो काफी कमजोर था, उसके पास में कैपिटल की कमी थी। दूसरा, हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर, जो प्राइवेट सेक्टर तो अटेन नहीं करेगा, उनका तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सोशल वेलफेयर, कंट्री की अपलिफ्टमेंट तो पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही की जाएगी। यही कारण था कि हमने उन्हें इंसेंटिव, यानी सरकार ने उन्हें इंसेंटिव, किसी तरह के फायदे प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिए, तो वो ग्रो हो ही नहीं पाया। तो ऐसे करके बातें हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सबसे आखिरी फॉरेन ट्रेड सेक्टर। अच्छा, अभी बात करते हैं इनकी। सबसे आखिरी फॉरेन ट्रेड सेक्टर, सबसे आखिरी बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां फॉरेन ट्रेड सेक्टर सबसे ज्यादा आसान रह जाता है।
क्योंकि हमारा उद्देश्य था सेल्फ रिलायंट बनना। सेल्फ रिलायंट बनने का मतलब जो भी करेंगे खुद से करेंगे, बाहर की कंट्रीज से लेना देना पूरी तरह से बंद कर देंगे। और यही कारण था कि एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हम लेके आए थे, जिसके तहत क्या कहा था हम लोगों ने कि अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट बहुत कम करेंगे, बाहर से चाहे अच्छा सामान भी मिल रहा होगा नहीं खरीदेंगे, जो भी बनाएंगे खुद से बनाएंगे, इंपोर्ट को रिप्लेस कर देंगे, इंपोर्ट को खत्म कर देंगे। अब ऑब्वियसली इंपोर्ट कब करते हैं हम? जब डोमेस्टिकली कोई चीज नहीं मिलती हमें, जब अपनी कंट्री के अंदर कोई चीज नहीं मिलती हमें। अब अगर हम इंपोर्ट बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली खुद से बनानी पड़ेगी फिर हमें। तो यहां इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को बोलते क्या है? तो इसको बोलते हैं हम कि हमने रिप्लेस कर दिया था। किसको रिप्लेस कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था या सब्स्टिट्यूट कर दिया था, दोनों का एक ही मतलब है। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया था बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी हम खुद से बनाएंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी मतलब बाहर से नहीं खरीदेंगे, खुद से बनाएंगे। हालांकि ऑब्वियसली हमारी कंट्री पहले से और अब तक है तो सही डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कभी भी एक सरकार इस तरह का ऑर्डर तो कभी नहीं दे सकती कि ओए इंपोर्ट नहीं करेगा कोई भी। नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्यों नहीं, बस कह दिया तो कह दिया इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा ना तो कभी सरकार ने बोला और ना ही कभी आगे बोल सकती शायद। वैसे मोदी है तो मुमकिन है ना, बोल भी सकते हैं ना कि नहीं करेंगे इंपोर्ट। खैर, तो भाई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कहीं भी सरकार इस तरह के ऑर्डर नहीं लेके आती, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस जरूर करती है। जैसे अगर किसी भी चीज को उन्हें प्रमोट करना होता है तो टैक्स कम कर देती है, और किसी चीज को अगर डिस्करेज करना होता है तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है काफी ज्यादा। तो कई बार बोल देते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कैसे कैसे प्रमोट की गई, क्या क्या मेजर थे जिससे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लागू की गई। तो टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए, हैवी टैरिफ लगाए गए, काफी ज्यादा हैवी टैरिफ लगाए गए। किस पर? इंपोर्ट पर। और फिर भी इतने हैवी टैरिफ पे कर कर भी अगर कोई खरीदने की कोशिश करेगा तो वहां पर भी एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई कि इतनी ही क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप खरीद नहीं सकते। फ्रीडम तो दे ही रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक लिमिटेड हद तक तो फ्रीडम दे ही रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी तक खरीद सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। बेसिक एम क्या था? क्योंकि हम इस लायक थे ही नहीं कि बाहर के फॉरेन कंपटीशन से कंपीट कर सके। अगर वाकई में उस दौरान ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लागू ना की जाती तो शायद हो सकता था दोबारा से ऐसा हो जाता कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर थी उस वक्त, तो बाहर से एमएनसीज आती और वाकई में दोबारा से अंग्रेजों का रूल फिर से चालू हो जाता जैसे एक जमाने पहले हुआ था। तो ये ऑब्वियसली उस वक्त की काफी ज्यादा प्राइम रिक्वायरमेंट थी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जाना। कहां से? फॉरेन कंपटीशन से। तो फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ही ऐसे दरवाजे बंद कि नहीं, जो भी करेंगे खुद से करेंगे। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, ध्यान रखिएगा। हालांकि वो बात अलग है कि इसी ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की वजह से आगे चलकर मुंह की खानी पड़ी, यानी जब हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो कोई हमसे भी सामान नहीं खरीदेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगे, और जब एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो हमारे डॉलर नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो जाएंगे, पैसा कम हो जाएगा। और एक्सपोर्ट, वैसे भी इंपोर्ट आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि कम हो कम हो कम हो, लेकिन आपको उन चीजों को तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा जो चीजें आपके पास नहीं है और आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। जैसे कि मशीन तो फिर भी कर लेंगे प्रोड्यूस। हाँ, पेट्रोल का मतलब क्रूड ऑयल। और ऑब्वियसली उस जमाने, आज के वक्त में तो मशीन्स वगैरह रन करने के लिए और भी दूसरी एनर्जी के सोर्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन उस जमाने में तो मेनली मशीन, कारखाने, इन सबको रन करने के लिए क्रूड ऑयल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी थी। तो इंपोर्ट तो हमें करना ही था मेनली क्या? क्रूड ऑयल। लेकिन उसके लिए लगेगा क्या? डॉलर। और डॉलर कहां से आएगा? एक्सपोर्ट से। और एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए क्योंकि हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो बैंड बच गई थी हमारी। यही कारण है कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि 1990 तक पहुंचते पहुंचते हमारी हालत हो गए थे बहुत खराब, और जिसकी वजह से एक और बन गया हमारा चैप्टर नंबर 3, है ना। ठीक है, तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 2 की भी बात खत्म हुई।